नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दृष्टि आईएएस के अभी तक 24 नंबर के टेस्ट पेपर तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग दृष्टि आईएएस के यूपीएससी के लिए फाइनली अंतिम टेस्ट पेपर 25वें नंबर का उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके तहत भी आप लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा जैसे ही आज दृष्टि आईएएस का पेपर समाप्त होगा, इसके तुरंत बाद ही हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट पेपर खटाखट स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी हम लोग जल्द प्रयास करेंगे कि 30 तारीख से पहले पूरे समाप्त कर दिए जाएँ। इसके अलावा जो फॉरम आईएएस के भी कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर हैं जो सब्जेक्ट वाइज है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर पहला है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कॉरपोरेट फाउंडेशन, दूसरा है राजनीतिक संगठन, तीसरा है धार्मिक संगठन, चौथा है व्यावसायिक अथवा व्यापारिक संघ, पांचवा है संवहनी आवासन कंपनियां। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितनी संस्थाएं सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने की पात्रता नहीं रखती हैं। तो इनमें से आपको चूज करके बताना है। तो पहले समझ लेते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो यह एक्सचेंज मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज के भीतर एक अलग उपखंड माना जाता है और यह सामाजिक उद्यमों को अपनी प्रणाली के माध्यम से जनता से जो निधि संग्रहित करने में मदद प्रदान करता है। इसके अलावा कहा जाए तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज सकारात्मक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में खुद को संलग्न पाता है और सामाजिक लक्ष्य के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में दो प्रमुख सामाजिक रूप के उद्यमों को परिभाषित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है गैर लाभकारी संगठन, दूसरा है लाभ के लिए सामाजिक उद्यम। तो इस प्रकार यहाँ पे आगे देखा जाए तो एक कॉरपोरेट फाउंडेशन, राजनीतिक अथवा धार्मिक संगठन, इसके अलावा पेशेवर या व्यापार संघ, इसके अलावा अवसंरचना निर्माण एवं आवासन कंपनियां, जिसे संवहनी आवास को छोड़कर सामाजिक उद्यम के रूप में पात्र नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्योंकि 4 कंपनियां सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए पात्र नहीं है। पहला है कॉरपोरेट फाउंडेशन, दूसरा है राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठन, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है व्यावसायिक अथवा पारिवारिक संघ, लेकिन उसमें संवहनी आवासन कंपनियां इसमें शामिल नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पे 4 को छोड़ के 5वीं को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, शेयर बाजार के संदर्भ में T+1 निपटान चक्र का क्या तात्पर्य है। तो शुरुआत में हम देखा जाए तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहा जाता है, तो इसने निपटान चक्र को वर्ष 2002 में T+5 किया। T+5 था, जिसको कम करके 2002 में T+3 कर दिया, यानी ट्रांजैक्शन 3 डे कर दिया। उसके बाद 2003 में T+2 कर दिया गया। और अभी यहाँ पे देखा जाए तो वर्तमान में भारत में निधियों और प्रतिभूतियों का निपटान T+1 कर दिया गया है, जिसे 2021 तक चरणबद्ध करने और जनवरी 2023 तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको अभी मॉडिफाइड करके T+0 कर दिया गया है। यानी सेम डे ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अगर आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो सेम डे ही आपके अकाउंट में नकदी आ जाएगी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन, कि व्यापार संबंधी निपटान लेन देन का पूरा होने के 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। ये यहाँ पे कथन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा,
संविधिक चल निधि अनुपात, जिसे SLR कहा जाता है, तो इसकी अनिवार्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड SLR अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाने के पात्र है। दूसरा कथन है कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को SLR बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो तीसरे के संदर्भ में हम लोग देखें तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन देखा जाए तो दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है यह जो है अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम है। दूसरा कथन है इसका मुख्य उद्देश्य मंत्री से आधिकारिक बयान प्राप्त करना है। तीसरा कथन है संसदीय प्रक्रिया में यह एक भारतीय नवाचार है। चौथा कथन है इसका उल्लेख न तो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में है और ना ही भारत के संविधान में किया गया है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो चौथे में हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे पहला दूसरा तो सही था, तीसरा भी सही था, लेकिन चौथा ऑप्शन है तो चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है शून्य काल के विपरीत प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में इसका उल्लेख किया गया है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसलिए चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि शून्य काल की तरह यह भी संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है और यह जो है वर्ष 1954 में अस्तित्व में आया था। 54 से इसका प्रयोग किया जाना जो है शुरू किया गया था। तो तीसरा सही था, पहला दूसरा सही था, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल 3 ही विकल्प यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित पर विचार किया जाए। पहला है कच्चा तेल, दूसरा है विमानन टरबाइन ईंधन, तीसरा है डीजल, चौथा है पेट्रोल, पांचवा है प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगता है। तो बताइए कितने उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसार हम लोग बात करें, 2017 के अध्याय 3 में जो है कर छूट और संग्रह 9 धारा 2 के तहत जो है पेट्रोलियम के कच्चे तेल पहला और हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट आमतौर पर जो है पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, तो पेट्रोल और जो है प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन की आपूर्ति पर लगने वाला केंद्रीय कर जो है परिषद की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी है। और इसके तहत देखा जाए तो यहाँ पे इन वस्तुओं को फिलहाल जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पे जो है पांचों विकल्प जो है जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। 6 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया जाए। एक तरफ पोर्टल है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो है विषय दे रखे हैं। तो एक उद्यम नाम का पोर्टल है, तो यहाँ पे देखा जाए तो उद्यम नाम का पोर्टल है, तो ये जो है आरबीआई द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है और ये पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को केंद्रीकृत तरीके से एक ही स्थान पर कई बैंकों में जो है अदावी जिसे जो है जमा या खातों की खोज करने की सुविधा प्रदान करता है, ना कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन से संबंधित है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल के बारे में बात किया जाए तो यह जो है अदावी बैंक जमा से संबंधित है। तो यहाँ पे देखा जाए
दे रखा है कि आदावी बैंक जमा से संबंधित है, जबकि इसके बारे में बात किया जाए तो ये प्रवाह जो नामक पोर्टल है, यह एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल है और यह जो है नियामक अनुप्रयोग सत्यापन और प्राधिकरण के लिए एक आरबीआई द्वारा जारी मंच है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। जबकि तीसरे स्टेटमेंट के लिए बात की जाए, जिसे चैंपियन पोर्टल कहा जाता है, तो इसके तहत जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए शिकायत निवारण प्रणाली है। इसके तहत जो है शिकायत की जा सकती है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कितने सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि पहला दूसरा सही सुमेलित नहीं है, यानी टोटल 2 सही सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है शेयरों में किया गया निवेश, दूसरा है लाइसेंस शुल्क, तीसरा है सुनाम जिसे साख भी बोला जाता है, और जो है चौथा है वाहन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी कंपनी द्वारा उपर्युक्त में से कितनों में निवेश को कंपनी का पूंजीगत व्यय माना जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब है जो है चारों में जो है निवेश जो है कंपनी का पूंजीगत जो है व्यय माना जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, स्वतः स्थिरक राजकोषीय नीतियों के भाग हैं जो किसी देश की आर्थिक गतिविधि को स्थिर करने में मदद करती है। ये मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था की मदद कर सकते हैं और तेजी के दौरान जो है अतितापन को रोक सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है आयकर, दूसरा है सरकारी व्यय, तीसरा है बॉन्ड मूल्य। तो उपर्युक्त में से कितने जो है स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे 8वें में देखा जाए तो यहाँ पे जो सही जवाब है इसमें जो है इसमें जो शामिल कुछ उदाहरण है, इसमें तो एक उदाहरण है व्यक्तिगत और कॉरपोरेट आयकर संग्रह, दूसरा है पेरोल कर संग्रह, तीसरा है बेरोजगारी बीमा और कल्याण, और अगला है सरकारी व्यय और कर प्रतिदान। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एक तो आयकर हो जाएगा और जो है सरकारी व्यय, ये दोनों कार्य करते हैं, ठीक है, स्वतः स्थिरक के रूप में, लेकिन बॉन्ड मूल्य इस तरीके से कार्य नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, हाल ही में जन समाचारों में देखा गया पद पॉइजन पिल स्ट्रेटजी संदर्भित करता है। तो यहाँ पे 9वें का देखा जाए सही जवाब क्या होगा। तो 9वें में सही जवाब होगा कि ये जो पॉइजन पिल स्ट्रेटजी है, ये शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के प्रयासों को रोकने हेतु एक कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली एक रक्षा नीति है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है नॉर्वे, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है डेनमार्क, चौथा है आइसलैंड। तो उपर्युक्त में से कितने देश जो है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के मेंबर हैं। तो यहाँ पे 10वें में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए एक तो जो है आइसलैंड है, एक जो है नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, और यहाँ पे लिंकस्टीन है। तो यहाँ पे जो है लिंकस्टीन का जिक्र नहीं है। तो एक तो नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, और जो है स्विट्ज़रलैंड नहीं है, और एक चौथा नहीं है लिंकस्टीन। तो यहाँ पे डेनमार्क और स्वीडन गलत है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है हरित विकास, दूसरा है एसडीजी पर त्वरित प्रगति, तीसरा है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, चौथा है 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं, पांचवा है सामुदायिक विकास। तो उपर्युक्त में से कितनी जो है भारत की 6 G20 2023 प्राथमिकताओं में से थी। तो यहाँ पे देखा जाए 11वां नंबर क्वेश्चन, तो एक जो था हरित विकास था, और जलवायु वित्त और जीवन था, और जो है त्वरित समावेशी विकास था, और जो है एसडीजी पर जो है त्वरित प्रगति था। इसका जो है इसमें सम्मिलित था तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना था। इसके अलावा जो है 21वीं सदी हेतु जो है बहुपक्षीय संस्थान भी इसमें एक जो है विकल्प शामिल था, और
एक था महिला नेतृत्व का विकास। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सामुदायिक विकास इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, अटलांटिक घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के बीच एक समझौता है जिसे वर्ष 2023 में अंगीकृत किया गया था। दूसरा कथन है, घोषणा पत्र में रूस, चीन और गैर राज्य अभिकर्ताओं और जो है पार राष्ट्रीय मुद्दों द्वारा उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 12वें में, तो यहाँ पे एक तो पहला कथन तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य यानी यूके ने 21वीं सदी की यूएस यूके आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक घोषणा की सूचना दी थी या घोषणा की थी। इसमें फ्रांस सम्मिलित नहीं है, फ्रांस की जगह यूके होना चाहिए था, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ पे सही है, और इस नई घोषणा के साथ जो है दोनों राष्ट्र जो है रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करना चाहते हैं, इसलिए इस घोषणा पत्र को उन्होंने शुरू किया है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में जन समाचारों में देखा गया डॉक्सिंग पद का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे 13 में देखा जाए तो इसके तहत देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि इसका जो है तात्पर्य है कि दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इंटरनेट पर दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित करना और उसका विश्लेषण करना जो है डॉक्सिंग कहलाता है। इसलिए डॉक्सिंग नाम का एक जो है पद जो है ये क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अलवार संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे भक्ति आंदोलन के दौरान शिव के 63 संत अनुयायी थे। दूसरा कथन है, अलवार संतों में जो है अंडाल एकमात्र महिला थी। तीसरा कथन है, उनके जो है भजनों को दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में संकलित किया गया था, जिसे तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है, यो आपको बताना है। तो यहाँ पे 14 में हम लोग क्या देखते हैं, 14 में क्या देखते हैं, एक तो पहला स्टेटमेंट है कि वे भक्ति आंदोलन के दौरान जो है शिव के जो है 63 संत अनुयायी थे। तो यहाँ पे देखा जाए वे जो है अलवार भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे, ना कि शिव के प्रति। जबकि जो है नयनार जो थे वो भगवान शिव के प्रति समर्पित थे। और नयनार जो है 63 संतों का एक समूह था जो है 6ठी से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है जो है अलवार संतों के बारे में, तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे सही है। और इसके तहत देखा जाए छंदों की रचना जो है 12 अलवारों ने की थी। तो यहाँ पे देखा जाए 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सही के लिए पूछा गया था, तो दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना 16वीं शताब्दी के आरंभ में रामानुजाचार्य ने की थी। दूसरा कथन है कि रामानुजाचार्य ने जो है विशिष्टाद्वैत के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाला एक ग्रंथ वेदार्थ संग्रह लिखा। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो 15 में देखा जाए तो पुष्टि मार्ग एक जो है भक्ति संप्रदाय है जो कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित है। और यहाँ पे देखा जाए तो पुष्टि मार्ग जिसे जो है वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और वैष्णववाद का एक जो है संप्रदाय है यह, और जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी की शुरुआत में वल्लभाचार्य ने की थी। और संप्रदाय का नाम पौष्टिक यानी समृद्ध होने का मार्ग के नाम से रखा गया था। तो यहाँ पे रामानुजाचार्य नहीं होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा रामानुजाचार्य ने 9 ग्रंथ यानी 9 रत्न लिखे, और कहा जाता है कि वेदार्थ संग्रह जिसे विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है, तो उसके सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाला एक ग्रंथ है वेदार्थ संग्रह, और जो विभिन्न परस्पर विरोधी श्रुतियों का समाधान करता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वारकरी भगवान कृष्ण के एक स्वरूप की पूजा करते हैं। दूसरा कथन है संत तुकाराम अभंग काव्य के प्रसिद्ध जो है वारकरी संत थे। तीसरा कथन है अभंग जो है समाज में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध जो है सशक्त साधन बन गए हैं। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो 16 में हम लोग ये देखते हैं, एक तो यहाँ पे पहला कथन सही है, पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है चिरेन को विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह ऊर्जा का एक रूप है जो तब उत्सर्जित होती है जब विद्युत आवेशित कण एक विशिष्ट माध्यम में प्रकाश की गति की तुलना में तीव्र गति से संचरण करते हैं। दूसरा कथन है MACE टेलीस्कोप जो वायुमंडलीय चिरेन को विकिरण का संसूचन कर गामा किरणों का पता लगाता है हानले लद्दाख में स्थित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 17 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे पहला दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों सही है। और ये चिरेन को विकिरण है, इसका नाम जो है वर्ष 1958 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता जो है पावेल चिरेनको के नाम पे रखा गया था, जिन्हें इस विकिरण को प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित करने अथवा समझाने वाले प्रथम व्यक्ति होने के कारण जो है इलिया फ्रैंक और इगोर टैम के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 RBI को भारत में बैंक नोट निर्गत करने का एकाधिकार देता है। दूसरा कथन है विनिमय दर में अस्थिरता के कारण RBI स्वर्ण बुलियन तथा अन्य परिसंपत्तियों को न्यूनतम रिजर्व के रूप में रख सकता है परंतु विदेशी मुद्राओं को नहीं। तीसरा कथन है भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड RBI की पूर्ण जो है स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो यहाँ पे जो है 18 में देखा जाए तो पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो 18 में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है MRS के लिए जो है यानी न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के लिए जो है RBI को विदेशी मुद्राओं सोने के सिक्कों और स्वर्ण बुलियन सहित न्यूनतम 200 करोड़ रुपए जो है अपने पास जो है आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है और कुल 200 करोड़ रुपयों में से 115 करोड़ रुपए जो है सोने के सिक्कों या स्वर्ण बुलियन के रूप में होने चाहिए। जबकि यहाँ पे कुछ और कथन दे रखा है कि यहाँ पे विनिमय दर में अस्थिरता के कारण RBI स्वर्ण बुलियन तथा अन्य परिसंपत्तियों को न्यूनतम रिजर्व के रूप में रख सकता है परंतु विदेशी मुद्राओं को नहीं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसलिए। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे भी गलत है कि जो है मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है भारतीय प्रतिभूति मुद्रण। तो ये जो है बैंक नोट प्रेस जो देवास में है और भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक औद्योगिक इकाई है और जिसका पूर्ण स्वामित्व जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तथा आर्थिक मामलों के विभाग के पास है। इसलिए यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 इको मार्ग योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने वाले घरेलू एवं उपभोक्ता उत्पादों के लिए मान्यता और वर्गीकरण प्रदान करती है। दूसरा कथन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से इस योजना का प्रबंधन कर रहा है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 19 में देखा जाए तो यहाँ पे भी जो है दोनों कथन सही होंगे, पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 20वां निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
एक तरफ लोक चित्रकला है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पट्टचित्र है, ये पट्टचित्र का मिलान किससे होगा? तो पट्टचित्र का मिलान होगा उड़ीसा से। यह उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला शैली है और पट्टचित्र नाम जो है संस्कृत शब्द जो पट्टा से लिया गया है। तो यहाँ पे सही मिलान होगा, क्या होगा? उड़ीसा। तो ये मिलान सही नहीं हो पा रहा, तो ये पहला जो है मिलान गलत हो गया। अगला है जो है पटुआ चित्रकला, ये बंगाल की चित्रकला है और यह 1000 साल पुरानी है, तो इसका भी मिलान नहीं हो पा रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कलमकारी चित्रकला, तो इसके बारे में बात किया जाए तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये भी सही मिलान नहीं हो पा रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है चौथा नंबर में है मंजूषा चित्रकला, तो मंजूषा चित्रकला कहाँ की चित्रकला है? ये बिहार के भागलपुर से संबंधित है, ना कि राजस्थान से, तो ये भी गलत है। तो पूछा गया है उपर्युक्त में से कितने योग में सही सुमेलित नहीं है? तो सभी चारों योग में सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अटल भूजल योजना एवं राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरा कथन है केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा कथन है केंद्रीय भूमिजल बोर्ड का मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 21 में देखा जाए तो यहाँ पे ना तो पहला सही है, ना तो दूसरा सही, ना तो तीसरा सही है, केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में अंतरपरण पद संबंधित है, यह संदर्भित है। एक मिनट, दूसरा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में अंतरपरण पद संदर्भित करता है। तो अंतरपरण शब्द किसको संदर्भित करता है? तो यहाँ पे जो है मूल अंतर को भुनाने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों, एक्सचेंजों या स्थानों से किसी संपत्ति को एक स्थान या एक साथ खरीदने और बेचने की एक प्रक्रिया है, जिसको अंतरपरण कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है मौर्य, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है हर्यक, चौथा है नंद। तो प्रयुक्त मगध साम्राज्यों को उनके शासन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 23 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले हर्यक वंश का शासन था और ये मगध का प्रथम महत्वपूर्ण राजवंश था, जो 544 से 413 ईसा पूर्व तक चला। और मगध के प्रथम राजा जो थे वो बिंबिसार थे, जिन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया। तो यहाँ पे जो है ए गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन जो है पहले पायदान पे आएगा। इसके बाद आता है इसके बाद आएगा जो है शिशुनाग वंश। यह राजवंश जो है 413 से 345 ईसा पूर्व तक चला और शिशुनाग ने जो है अवंती की शक्ति को नष्ट कर दिया, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। तो ये दूसरे पायदान पे हो जाएगा। तो यहाँ पे सी भी गलत हो जाएगा, तो अब ऑप्शन बचा बी ऑप्शन, यही सही होगा। तो जहाँ तक जो है नंद वंश का शासन की बात रही, तो ये 345 से 321 ईसा पूर्व तक चला और इस राजवंश के पहले शासक जो थे महापद्म नंद थे और ये भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। इसके अलावा एक थे मौर्य राजवंश, इनका शासनकाल जो है लगभग 321 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ और 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। और यह प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था, एक ऐसा साम्राज्य जो वर्तमान के अधिकांश जो है भारतीय क्षेत्र को जो है संदर्भित करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति गन्ने पर FRP की घोषणा करती है। दूसरा कथन है भारत में गन्ने की शर्करा प्राप्त दर आमतौर पर लगभग 20% है। तीसरा कथन है FRP व्यवस्था रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 24 में हम लोग ये देखते हैं, तो यहाँ पे जो है एक तो पहला स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है।
जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीनी सत्र 2024-25 में जो है 24-25 के लिए 10.25% की चीनी प्राप्ति दर, गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य जो है 340 प्रति कुंटल को सहमति प्रदान की थी। इसलिए यहाँ पे 10.25 होना चाहिए था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो टोटल जो है 2 ऑप्शन चाहिए, पहला और तीसरा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे 25 में हम लोग देखते हैं, तो इसकी रचनाकार जो है सरोजिनी नायडू है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है और कवित्री भी है, राजनीतिज्ञ है, और इनका जन्म जो है 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, और वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। संसद सदस्य के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा के सदस्यों के स्वतः निलंबन की अनुमति नहीं है, परंतु राज्यसभा में इसकी अनुमति है। दूसरा कथन है, संसद के निलंबित सदस्य जो है संसदीय पटल की बैठकों में भाग ले सकते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 26 में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, दोनों ही यहाँ पे कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में सामान्य विधि प्रणाली संदर्भित करती है। तो न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में समान विधि प्रणाली जो है एक ऐसी विधिक प्रणाली है जो न्यायिक निर्णयों और पूर्व निर्णयों पर आधारित है तथा इसे न्यायशास्त्र, वाद विधि अथवा न्यायाधीश निर्मित विधि के रूप में जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान जो है नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तीसरा कथन है, कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह सामान्यतः 12 वर्षों या उससे अधिक वर्षों से जो है मामूली तौर पर भारत का निवासी हो। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे? तो 28 में देखा जाए तो यहाँ पे एक तो जो है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो पहला इसलिए यहाँ पे गलत है कि भारतीय नागरिकता जो है 4 प्रकार से दी जा सकती है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे और प्राकृतिक रूप से दी जा सकती है। और इसका उल्लेख जो है ये प्रावधान जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है सूचीबद्ध किए गए हैं। जबकि यहाँ पे भारतीय संविधान के तहत कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि संविधान जो है नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, परंतु नागरिकता के अधिकारी व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किया गया है। ये यहाँ पे सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो कुल जो है 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोक संप्रभुता पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? यहाँ पे 29 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है यह वो सिद्धांत है जो हमें बताता है कि लोकजन की शासन की शक्ति का स्रोत है। लोकजन ही शासन की शक्ति का स्रोत है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है लोक संप्रभुता का जो है एक जीता जागता उदाहरण है और इसका सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह लोकतंत्र का आधार है और यह विचार है कि शासन को लोगों के लाभ के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है समाजवादी, दूसरा है संप्रभु, तीसरा है अखंडता, चौथा है एकता, पांचवा है लोकतांत्रिक, छठा है गणराज्य। तो उपयुक्त में से कितने शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उपस्थित थे? तो यहाँ पे देखा जाए 30 नंबर क्वेश्चन में तो 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। लेकिन
संप्रभु, एकता, गणराज और लोकतांत्रिक शब्द जो है पहले से ही विद्यमान थे। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पहले से 4 जो है ऑप्शन उपलब्ध थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है राज्यों के नाम, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तीसरा है राज्यों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, चौथा है नागरिकता। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने जो है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची से संबंधित है। तो यहाँ पे 31 का सही जवाब होगा। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, साथ ही उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी शामिल हैं, और इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी भी शामिल है, जिसमें उनकी सीमाएं और क्षेत्रीय सीमाएं भी शामिल की गई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो 3 जो है विकल्प यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पे कहा गया है पहला ऑप्शन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तीसरा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, चौथा है लोकसभा में मनोनीत सदस्य, पांचवा है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो उपर्युक्त में से कितने जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं, यानी उसके चुनाव के समय वोटिंग करते हैं या उनके माध्यम से वे निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर होते हैं, राज्यसभा के जो है मनोनीत मेंबर होते हैं, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के मनोनीत जो है सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। प्रायः जनसमाचारों में रहने वाला पद पांडा डिप्लोमेसी संदर्भित करता है। तो पांडा डिप्लोमेसी जो है चीनी सरकार द्वारा राजनयिक संबंधों, सद्भावना या मित्रता को मजबूत करने के लिए अन्य देशों को विशाल पांडा को उपहार देने की प्रथा है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में जन समाचारों में देखी गई हेला कोशिकाएं संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हेला कोशिकाएं जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ये जो है पहली अमर मानव कोशिकाएं हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। और हेनरिएटा लैक्स एक जो है अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी, जिनकी वर्ष 1951 में 31 वर्ष की आयु में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो गई थी, और उसकी जानकारी या सहमति के बिना डॉक्टरों ने उसके ट्यूमर का एक नमूना लिया और उसे प्रयोगशाला में भेज दिया, जहां पता चला कि उसकी कोशिकाएं जो है अनिश्चित काल तक बढ़ सकती हैं, और उसकी कोशिकाएं जिन्हें जेला कोशिकाएं कहा जाता है, पहली अमर मानव कोशिकाएं नाम दिया गया, और जैव चिकित्सा अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कोशिकाओं में से एक बन गई। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष उपकरण दे रखे हैं और उनका विवरण दे रखा है दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखा जाए पहला दे रखा है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल जो है एक्सपेरिमेंट, जिसे चेस्टी कहा जाता है, और यह जो है तापी चालकता और तापमान को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह मिलान सही है। अगला है सेप। तो सेप के लिए देखा जाए तो इसमें कहा गया है जो प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के जो है वर्णक्रमी और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए जो है सेप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा घनत्व और इसके जो है विचरणों का अनुमान लगाता है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। और अगला है इल्सा। तो इल्सा के संदर्भ में बात की जाए तो इल्सा जो है ये लैंडिंग स्थल के आसपास जो है भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपी गतिविधि उपकरण है ये। तो यहाँ पे तीसरा भी सही होगा। तो उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। इसरो के CE-20 रॉकेट इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला है यह एक जो है निम्न तापी इंजन है
जो गगनयान मिशन के लिए मानव अनुकूल LV-M3 प्रमोचक वाहन को शक्ति प्रदान करता है। दूसरा कथन है मानव अनुकूलता यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि एक प्रणाली मनुष्यों को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में भेज सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो हमसे 36 में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है दोनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को प्रचारित करने का कार्य है जो किसी व्यक्ति, व्यवसाय, उत्पाद, समूह अथवा सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। जबकि यहाँ पे दूसरा कथन है कि भारत में मानहानि केवल एक दंडिक अपराध है। तीसरा कथन है मानहानि कारक बयान लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 37 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो पहला कथन सही है और यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि जो है भारत में मानहानि एक दीवानी कृत्य भी है और जो है दंडिक कृत्य भी है। तो यहाँ पे दोनों तरीके की मानहानि हो सकते हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा यहाँ पे सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित रिपोर्टों पर विचार करें। पहला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, तीसरा है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। तो आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितनी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। तो यहाँ पे 38 में देखा जाए तो विश्व बैंक के द्वारा जो है रिपोर्टें कौन सी प्रकाशित की जाती हैं, तो ये तीनों रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में जन समाचारों में देखा गया अग्निबाण सॉर्टेड संदर्भित करता है। तो यह जो है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ जल का विसर्जन है। तो यहाँ पे देखा जाए 40 में तो एक है ओल्गा नदी है। ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ओल्गा जो है कैस्पियन सागर में गिरती है और ओल्गा को जो है ओका, सुरा, कामा और जो है वेतलुगा नदियों से जल मिलता है, इसलिए यहाँ पे कैस्पियन सागर में विसर्जन होता है। तो पहला जो है मिलान सही है। दूसरा मिलान है कि जो है डेन्यूब नदी है। यह जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और डेन्यूब जो है अटलांटिक महासागर को काला सागर से जोड़ती है, तो यह भी सही मिलान है। अगला है राइन नदी है और यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और राइन जो है यूरोपीय जो है आल्प्स पर्वतों से नीचे की ओर बहती है, जो उत्तरी सागर में गिरने से पहले नीदरलैंड के साथ फ्रांस जर्मन सीमा के अधिकांश भाग का निर्माण करती है। तो यहाँ पे तीसरा भी सही सुमेलित है। अगला है नीपर जो है नदी है। नीपर नदी के बारे में बात की जाए, जिसे नाइपर भी कहा जाता है, यह यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है और नीपर रूस से निकलती है तथा बेलारूस और यूक्रेन से होते हुए काला सागर में गिरती है। और जो है नाइपर की जो जल निकासी घाटी यूक्रेन के लगभग 65% भाग को समाहित करती है। यहाँ पे एड्रियाटिक सागर नहीं होगा, यहाँ पे जो है काला सागर होना चाहिए था, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो कितने युग में यहाँ पे सही सुमेलित है? तो 3 युग में सही सुमेलित है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मलेरिया उन परजीवियों के कारण होता है जो लोगों में संक्रमित एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलते हैं। दूसरा कथन है एनोफिलीज मच्छर कई विषाणुओं के प्रसार के लिए जाना जाता है जो उष्णकटिबंधीय ज्वर जैसे कि पीत ज्वर, चिकनगुनिया और जीका का कारण बनते हैं। तो उपयुक्त में से कितने कौन से कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो 41 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे कहा गया है कि एडीज एजिप्टी को जो है डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया और जीका के जो है विषाणु के प्रसार के लिए जाना जाता है, ना कि जो है एनोफिलीज मच्छर में। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, पहला सही। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42।
आधुनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में स्मार्ट डस्ट पद संदर्भित करता है। तो 42 में देखा जाए स्मार्ट डस्ट किसको संदर्भित करता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 42 का सही जवाब है स्वतंत्र कंप्यूटर उपकरणों का वायरलेस नेटवर्क है, जो कि रेत के कण से अधिक बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। पोजिस्ट्रोनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक मूल परमाणु है जिसमें एक प्रोटॉन और एक पोजिस्ट्रॉन शामिल है। जबकि दूसरा कथन है कि जो है न्यूट्रिनो की तरह इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन कण भी लेप्टॉन है। तीसरा कथन है यह एक कम स्थायी हाइड्रोजन समान परमाणु है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो 43 में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है कि पोजिस्ट्रोनियम जो है एक मूल परमाणु है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिस्ट्रॉन शामिल है, ना कि यहाँ पे प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन कण जो है लेप्टॉन है एवं वे विद्युत चुंबकीय और कमजोर बलों के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो है न्यूट्रिनोज भी जो है लेप्टॉन है, ये कहा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत था और तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। दूरसंचार विभाग ने संगमह डिजिटल ट्विन पहल शुरू की है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डिजिटल ट्विन तकनीक में किसी भौतिक वस्तु या प्रणाली की आभासी जो है प्रतिकृति या अनुकरण बनाना शामिल है। दूसरा कथन है डिजिटल समकक्ष वास्तविक समय में भौतिक इकाई को प्रतिबिंबित करता है, जिससे अनुवीक्षण, विश्लेषण और अनुकरण की अनुमति मिलती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 44 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। कोशिका मुक्त डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये शरीर जो है द्रव्य जैसे रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र और प्रमस्तिष्क मेरु द्रव में पाए जाते हैं या पाए जा सकते हैं। दूसरा कथन है कि डाउन सिंड्रोम वाले गर्भधारण की पहचान करने के लिए कोशिका मुक्त डीएनए स्क्रीनिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 45 में हम लोग चलते हैं। तो पहला कथन तो यहाँ पे सही था, कि कोशिका मुक्त डीएनए के छोटे खंड होते हैं जो मृत कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर प्रवाह में सम्मिलित किए जाते हैं। ये खंड जो है रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र और प्रमस्तिष्क मेरु द्रव जैसे शरीर द्रव में पाए जा सकते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में जो है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पर प्रायः चर्चा की जाती है, किस संदर्भ में की जाती है। तो यहाँ पे 46 का सही जवाब है जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क के संदर्भ में इन दोनों टेक्निकों का जो है प्रयोग किया जाता है या इनके बारे में चर्चा की जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए जो है नवोन्वेषी वित्त सुविधा निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू की गई। तो ये सुविधा जो है 47 में देखें एशियाई विकास बैंक द्वारा शुरू की गई, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। दूसरा कथन है यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा सहित संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य सभी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तीसरा कथन है यह केवल भारतीयों को प्रदान किया जाता है और इसको जो है किसी व्यक्ति के मृत्यु पश्चात नहीं दिया जाता। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो 48 में देखा जाए तो 48 में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक तो पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे जो है 1944 में जो है स्थापित किया गया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है और इस एक अनुसंधान संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
लेकिन ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार नहीं है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। अपनी तरह का पहला वैशाली लोकतंत्र महोत्सव बिहार के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर किया गया था। दूसरा कथन है, वैशाली 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र के रूप में स्थापित भारत का एक प्राचीन नगर था। दूसरा कथन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया और अपने जो है निर्माण की घोषणा की। चौथा कथन है, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जो है प्रथम बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, यह आपसे पूछा गया है। तो 49 में देखते हैं, तो यह महोत्सव जो है 15 सितंबर 2023 को मनाया गया और बिहार के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया और इस प्रकार का यह प्रथम आयोजन था। और यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही भी है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है कहा जाता है कि बुद्ध ने इस स्थान पर 3 बार दौरा किया और अपना अंतिम उपदेश दिया और यहीं वैशाली में अपने निर्माण की घोषणा की। लेकिन बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जो है वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, ना कि प्रथम। तो यहाँ पे जो है चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पे केवल 3 ही स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायाधीश को हटाने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करता है। दूसरा कथन है, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तीसरा कथन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का समर्थन करने वाले प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 50 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट देखा जाए तो भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करता है, ये कहा गया है। तो न्यायाधीश को पद से हटाने के 2 आधार हैं। पहला कि साबित किया गया कदाचार और असमर्थता। तो जिसमें देखा जाए तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 जो कहता है उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध किया जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर अब तक जो है महाभियोग नहीं लगाया गया है। हालांकि न्यायमूर्ति वी रामास्वामी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के महाभियोग के प्रस्ताव को संसद में पारित नहीं किया जा सका, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो इसलिए 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा तीसरा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में जन समाचारों में रही जो है चितवन घोषणा किससे संबंधित है? तो ये जो है चितवन घोषणा जो है एशियाई गैंडों के संरक्षण से संबंधित है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये घोषणा जो है 2023 में 5 देशों भारत, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल ने संयुक्त जो है हस्ताक्षर करके जो है इसकी घोषणा की। और घोषणा का उद्देश्य एक सींग वाले जावा तथा सुमात्रा गैंडों की आबादी में सालाना जो कमी आ रही है उसके 3% की वृद्धि की जाए, इसलिए इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52। आरोप पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, किसी आरोप पत्र को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। दूसरा कथन है, यह एक पुलिस अधिकारी अथवा जांच एजेंसी द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 52 में तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सीआरपीसी की धारा 173 में देखा जाए तो आरोप पत्र को किसी पुलिस अधिकारी अथवा जांच एजेंसी द्वारा किसी मामले की जांच पूरी करने के बाद तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए दूसरा सही था और पहला भी सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वैश्विक संसदीय रिपोर्ट अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा
संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। दूसरा कथन है कि अंतर संसदीय संघ में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 53 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है कि भारत इसका सदस्य जो है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, इसलिए दूसरा गलत है। तो यहाँ पे ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कुछ पौधों में होस्टोरियम उन्हें बढ़ने और जीवित रहने में मदद करता है, यह क्या है और इसका क्या कार्य है, यह आपको बताना है। तो 54 में देखते हैं। होस्टोरियम एक जड़ समान संरचना है जो जल अथवा पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए अन्य संरचना में विकसित होती है, और परजीवी पौधों में होस्टोरियम एक विशेष संशोधित जड़ है जो पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए परपोषी पौधे का सहारा लेती है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ देश है। तो जो है काबो डेलगाडो, इसका मिलान किससे होगा? इसका मिलान होगा मोजाम्बिक का एक क्षेत्र है, सूडान का नहीं। तो ये जो है पहला गलत हो गया। अगला है दारफुक, दारफुक सूडान का एक क्षेत्र है, मोजाम्बिक का नहीं, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है जो है टिग्रे, ये इथियोपिया का क्षेत्र है, जो है इरिट्रिया का नहीं। तो यहाँ पे तीनों ही गलत सुमेलित है। तो पूछा गया है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? डी आंसर सही होगा, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। पराबैंगनी ABC किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इन तीनों में से केवल पराबैंगनी C किरणें ही पृथ्वी पर ओजोन परत द्वारा पूर्णतः अवरुद्ध है। दूसरा कथन है पराबैंगनी B किरणें पृथ्वी की ओजोन परत को पार कर सकती हैं और लंबे समय तक इन किरणों के संपर्क में आना हमारी त्वचा को क्षति पहुंचा सकती है। तीसरा कथन है पराबैंगनी A और पराबैंगनी B विकिरण कवक बीजाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। चौथा कथन है पराबैंगनी C विकिरण का उपयोग जीवाणुओं के प्रसार को कम करने के लिए किया जाता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 56 में देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो पहला कथन सही है और एक जो है तीसरा और चौथा सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है इसमें कथन में कहा गया है कि पराबैंगनी B किरणें पृथ्वी की ओजोन परत को पार कर सकती हैं और लंबे समय तक इन किरणों के संपर्क में आना हमारी त्वचा को क्षति पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो UVC विकिरणों की तरह पृथ्वी की ओजोन परत होती है, UVB विकिरणों को रोकती है, पूरी तरीके से नहीं हालांकि, लेकिन लगभग 10% जो है UVB विकिरणें ओजोन परत को पार करके पृथ्वी तक पहुंचती हैं। इनमें से एक तरंगदैर्घ्य होती है जो हमारी त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस को प्रभावित करती है, और UVB विकिरणें हैं जिन्हें सनबर्न उत्पन्न करती हैं, और जो है सनबर्न जो है UVB के कारण होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है 10% ही जो है हमारी त्वचा को प्रभावित करती हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे केवल 3 ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इकिडना, दूसरा है चीनी पेंगोलिन, तीसरा है डक बिल्ड प्लेटपस, और चौथा कथन है बीवर। तो उपयुक्त में से कौन सी प्रजातियां अंडजस्तनी हैं? तो यहाँ पे 57 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा ये जो है प्रजातियां अंडजस्तनी है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब समझ लेते हैं अंडजस्तनी होता क्या है। तो अंडजस्तनी के रूप में वर्गीकृत स्तनधारी अंडे देते हैं और अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, उन्हें जो है अंडजस्तनी कहा जाता है। इसलिए ये दो जीव ऐसे हैं जो अंडे भी देते हैं और जो है अपने बच्चों को जो है स्तनपान भी करवाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में जन समाचारों में रहे पद डेप्ट फॉर नेचर और डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स सर्वोत्तम रूप से क्या संदर्भित करते हैं? तो यहाँ पे 58 में देखा जाए
तो ये जो है ऋणदाता अर्थव्यवस्था को विकार्बनित करने, जलवायु अनुकूलित अधोसंरचना में निवेश करने या जैव विविधता वाले वनों या भित्तियों की रक्षा करने की सरकारी प्रतिबद्धता को बदलने में ऋण राहत प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। मेघ बीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 59 में देखा जाए तो पहला कथन है कि यह केवल कोष्ण मेघों में किया जाता है, क्योंकि मेघ बीजन के बाद शीत मेघ सफल परिणाम नहीं दिखाते हैं। दूसरा कथन है यह कोहरे को कम करने और विनाशकारी ओलावृष्टि को रोकने में मदद करता है। तीसरा कथन है यह मेघ में नाभिक विकास के रूप में कैल्शियम क्लोराइड और तरल पोषण का उपयोग करता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 59 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है क्या है, 59 में जो है दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जो है शीत मेघों में जो है ग्लेसियोजेनिक बीजन करने के लिए सिल्वर आयोडाइड कणों का बीजन मेघ के शीर्ष के निकट किया जाता है, जहां उनमें बर्फ के कण बनाने की क्षमता होती है। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अभिसमय है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उद्देश्य है। तो वैगनी अभिसमय का देखा जाए तो इसका जो है मिलान जो है सही है, जबकि लंदन अभिसमय और बेसल अभिसमय दे रखा है, इनका मिलान जो है सही नहीं है। इसलिए उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? तो केवल एक युग्म सही सम्मिलित है, पहला वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ताजे जल की निम्नलिखित नदी डॉल्फिनों पर विचार कीजिए। पहला है बोटो, दूसरा है जो है तुकुक्सी, तीसरा है भूलन, चौथा है सुसु। तो उपरोक्त में से कौन सी प्रजाति अनिवार्य रूप से अंधी है और प्रतिध्वनि निर्धारण के माध्यम से शिकार पकड़ती है? तो यहाँ पे 61 में देखा जाए तो 61 में सही जवाब क्या है? भूलन और सुसु यहाँ पे सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है अल्टेरा फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे स्वीडन द्वारा ग्लोबल साउथ में ऊर्जा संक्रमण हेतु वित्त पोषण के लिए शुरू किया गया था। दूसरा कथन है इस कोष के सृजन की घोषणा COP28 के विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर की गई थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 62 में हम लोग क्या देखते हैं? 62 में ये देखते हैं कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने COP28 में परिवर्तनकारी जलवायु साझेदारी के लिए 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक अभूतपूर्व निवेश कोष अल्टेरा लॉन्च किया, ना कि जो है स्वीडन द्वारा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। अंटार्कटिका संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संधि का उद्देश्य अंटार्कटिका को एक असैन्यीकृत क्षेत्र बनाना है, जिसे केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो है संरक्षित किया जाना है। दूसरा कथन है कि भारत ने अंटार्कटिक संधि को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 पारित किया। तीसरा कथन है अंटार्कटिका को 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित समस्त जमीन और हिमखंडी भूभाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 63 में हम लोग क्या देखते हैं? एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि अंटार्कटिका को जो है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित जमीन और हिमखंडी भूभाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा सही था, तीसरा सही था, तीसरा भी सही था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे तीसरा भी सही था, तीसरा भी सही था, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस पहल का उद्देश्य जलवायु चुनौतियों और कार्बन बाजारों को संबोधित करने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। दूसरा कथन है UNEP द्वारा विकसित एक डिजिटल पब्लिक जो है गुड है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है?
तो 64 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यूएनडीपी ने कार्बन क्रेडिट के व्यापार से संबंधित राष्ट्रीय डेटा और जो है प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नेशनल कार्बन रजिस्ट्री नामक एक जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भारत सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए एक प्राण पोर्टल शुरू किया है। तो 65 में हम लोग पहुंचते हैं, तो देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन प्राण पोर्टल के बारे में है। तो प्राण जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर नज़र रखने वाला एक पोर्टल है, जो गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए एक पोर्टल है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। एक प्रणाली की ऑक्सीजन मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए जो है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीकरण अभिकर्मों का उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है सूक्ष्म जीव वाहित मल में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अपघटन के लिए वायवीय स्थितियों में कार्य करते हैं। तीसरा कथन है किसी जलाशय की रासायनिक ऑक्सीजन मांग हमेशा जैविक ऑक्सीजन मांग से अधिक होती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है 66 में देखते हैं, यहाँ पे सभी तीनों कथन ही सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। पेट कोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरी के लिए ग्रेफाइट एनोड सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है इसमें वैनेडियम और निकल जैसी धातुएं थोड़ी मात्रा में होती हैं, जबकि सल्फर अशुद्धियां अनुपस्थित होती हैं। तीसरा कथन है प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर कोयले की तुलना में इसमें आमतौर पर कम ऊर्जा सामग्री यानी कैलोरी मान होती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो 67 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है क्या है, जो है पहला कथन सही है, जबकि दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि पेट कोक की सल्फर सामग्री व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है और कुछ ग्रेड में सल्फर सामग्री कम होती है और अन्य में जो है उच्च सल्फर सामग्री होती है, इसलिए जो है यहाँ पे क्या है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जबकि तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर कोयले की तुलना में पेट कोक में उच्च ऊर्जा सामग्री होती है। तो इसलिए यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है कीस्टोन प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य सभी प्रजातियों पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, जबकि आधार प्रजातियां परिदृश्य के निर्माण और रख रखाव में योगदान करती हैं। दूसरा कथन है प्रवाल भित्ति प्रणाली में प्रवाल एक आधारभूत प्रजाति है, जबकि स्टारफिश समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो है कीस्टोन प्रजाति है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 68 में हम लोग ये देखते हैं कि जो है यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे सही होंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में जो है ब्राज़ाविले शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि जैव विविधता और उष्णकटिबंधीय वनों के कुछ तंत्र ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं जो मानव जाति एवं वहां रहने वाले समाजों के सतत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ्स, दूसरा है अमेजन बेसिन, तीसरा है कांगो बेसिन, चौथा है इंडो गंगा बेसिन, पांचवा है बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया। तो उपयुक्त में से कौन सी जो है दक्षिण प्रणालियों को शिखर सम्मेलन में मानव प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे 69 का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे जो है दूसरा सही है, तीसरा सही है और पांचवा जो है इनको जो है इन प्रणालियों को शिखर सम्मेलन में मानव प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में चुना गया है। और यह कांगो गणराज्य की राजधानी जो है ब्राज़ाविले में 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक 3 दिवसीय एक जो है बैठक थी और इसमें जो है इन 3 जो है प्रणालियों को शिखर सम्मेलन में मानव प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन कच्छप संबंधित है। तो यहाँ पे 70 में देखा जाए ऑपरेशन कच्छप जो है राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने नागपुर, भोपाल, चेन्नई में विभिन्न प्रजातियों के 955 जो है जीवित शिशु गंगा कछुओं के साथ 6 लोगों को पकड़ा है। और यह जो प्रजाति है DRI प्रजाति है, DRI की टीम है, इसके द्वारा जो है गंगा के कछुओं की अवैध तस्करी और व्यापार में शामिल एक सिंडिकेट के बारे में खुफिया सूचना जुटाई, जिनमें से जो है कुछ को IUCN रेड लिस्ट एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 और 2 के तहत जो है सुवेद संकटपन्न प्रजातियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। और अवैध व्यापार और आवास का क्षरण इन प्रजातियों के लिए बड़ा संकट है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है कि ये जो है अवैध रूप से इसका व्यापार कर रहे थे, जिसके कारण जो है ऑपरेशन कच्छप चलाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। वनोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सही बनाने के लिए जो है जल संभर क्षेत्र का कायाकल्प कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है, यह वर्ष 2021 से 26 तक कार्यान्वित एक जो है विश्व बैंक सहायता प्राप्त जल संभर विकास कार्यक्रम है। दूसरा कथन है, इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 71 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विकास और कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्यों में आधुनिक जल संभर प्रथाओं को लागू करने के लिए किया जा रहा है। दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कीलिंग कर्व पृथ्वी की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में हो रहे परिवर्तनों को दर्शाने वाला रेखाचित्र है। दूसरा कथन है, CO2 का स्तर वसंत ऋतु में सबसे अधिक और शरद ऋतु में सबसे न्यूनतम होता है। तो उपयुक्त कथनों में के बारे में निम्नलिखित कौन सा जो है कथन सही है? तो यहाँ पे 72 में देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है। पहला दूसरा दोनों कथन सही है, लेकिन कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। भारत में तिलहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अलसी और सरसों खरीफ फसलें हैं। दूसरा कथन है, तिल उत्तरी भारत में एक खरीफ फसल और दक्षिणी भारत में रबी फसल है। तीसरा कथन है, राजस्थान और गुजरात भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य हैं। चौथा कथन है कि अरंडी के बीज को रबी और खरीफ दोनों फसल के रूप में उगाया जाता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 73 में हम लोग पहुँच गए हैं। तो 73 में देखते हैं कि यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है कि अरबी और सरसों रबी फसलें हैं, ना कि खरीफ। मूंगफली एक खरीफ फसल है और देश में खेती की जाने वाली प्रमुख तिलहनों में इसकी हिस्सेदारी लगभग आधी है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा चौथा कथन यहाँ पे सही है। दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। राजस्थान और गुजरात भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य है। तो राजस्थान और गुजरात हाँ, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, क्योंकि जो है राजस्थान में 21% जो है तिलहन का उत्पादन होता है और गुजरात में 20%, मध्य प्रदेश में 19% और महाराष्ट्र में 16% जो है तिलहन का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब होगा, क्या होगा? सी ऑप्शन, पहले को छोड़ के दूसरा तीसरा चौथा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पादप है, दूसरी तरफ मुख्य क्षेत्र जहां पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 74 में हम लोग पहुंच गए हैं। तो 74 में देखते हैं जो है सगौन जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खेजड़ी जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में, और शोला जो है पलानी पहाड़ी क्षेत्र में, ओक जो है गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में। तो पूछा गया है उपयुक्त युग्म में कितने सही सम्मिलित हैं? सभी चारों सही सम्मिलित हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। प्रशांत दस की दोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूमंडलीय तापन के साथ मिलकर यह चक्रवातों की आवृत्ति को प्रभावित कर सकता है। दूसरा कथन है, एल नीनो चरण के दौरान इसका घटित होना समान बात है। तीसरा कथन है, इसका भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 75 में देखें हम लोग
75 में ये देखते हैं हम लोग, तो एक तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, जबकि यहाँ पे देखा जाए तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। 75 में तीसरा गलत है, दूसरा भी यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, केवल पहला ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। हिंदू कुश हिमालय पर जल बर्फ समाज और पारिस्थितिकी तंत्र रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति रहने पर हिमनदों की वर्तमान मात्रा का लगभग 80% वर्ष 2100 तक जो है समाप्त हो जाएगा। दूसरा कथन है यह रिपोर्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 76 में आपसे पूछा गया है। तो 76 में हम लोग ये देखें कि यहाँ पे जो है पहला कथन भी सही है, दूसरा भी कथन यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह नदी उत्तर में विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। दूसरा कथन है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नदी के तट पर स्थित है। तीसरा कथन है नदी जो है पेंच बाघ अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 77 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है केवल पहला कथन यहाँ पे सही दिखाई पड़ता है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों या भगवान शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के जो है प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पवित्र नदी शिप्रा के तट पर स्थित है और इसे 7 मोक्षपुरी या मोक्ष देने वाले स्थानों के रूप में जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में चंबल नदी की एक सहायक नदी क्षिप्रा जो है मालवा पठार से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और तीसरा इसलिए गलत है कि नर्मदा नदी पेंच बाघ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राजधानी है। तो जो है स्लोवेनिया देश है, तो स्लोवेनिया जो है का मिलान जो है सही सम्मिलित है। बुल्गारिया का मिलान जो है गलत है और क्रोएशिया का मिलान भी सही है और मेसाडोनिया का मिलान भी सही है। इस प्रकार यहाँ पे 3 सही सम्मिलित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में समाचारों में रहे एक पद है ओमेगा ब्लॉकिंग को सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है? तो यह जो है एक जलवायु संबंधी परिघटना है जो कि तब होती है जब एक उच्च दाब प्रणाली 2 निम्न दाब प्रणालियों के मध्य आबद्ध हो जाती है, जो अपने जो है स्थान के आधार पर हीट वेव, सूखा और बाढ़ का कारण बनती है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। एक है चीड़, पाइन, देवदार, महोगनी और जो है रोजवुड। तो वृक्षों की उपरोक्त में से कौन सी प्रजातियों का उपयोग आमतौर पर कागज एवं अखबारी कागज के निर्माण के लिए किया जाता है? तो 80 में हम लोग ये देखते हैं कि एक तो जो है चीड़ का और एक पाइन का और एक जो है देवदार के वृक्ष का उपयोग जो है प्रयोग किया जाता है जो है कागज के जो है कागज या अखबारी कागज के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो है हाँ इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81। पृथ्वी पर भूजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भूजल के अत्यधिक दोहन से पृथ्वी की धुरी का झुकाव कुछ सेंटीमीटर जो है प्रभावित हुआ है। दूसरा कथन है पृथ्वी की सतह पर मौजूद भूजल जो है पृथ्वी की सतह पर मौजूद कुल जल के 1% से कम है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 81 में देखा जाए तो पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे 1% से कम है, 0.68% है। अगला क्वेश्चन नंबर 82। अष्टप्रधान मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था।
दूसरा कथन है मराठा शासन के दौरान पेशवा का पद जो है सदैव वंशानुगत था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 82 में हम लोग देखते हैं पहला कथन तो यहाँ पे सही है, पहला कथन यहाँ पे सही है, और दूसरा कथन यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि शिवाजी के जो पुत्र हुए संभाजी ने परिषद का जो है विघटन कर दिया था। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति पुनर्जीवित हुई तो पेशवाओं को छोड़कर परिषद के सदस्य जो है नाम मात्र की शक्तियों के साथ वंशानुगत हो गए, जो भट्ट परिवार के जो है व्यक्ति थे, और मराठा राज्य के वास्तविक नियंत्रक बन गए, जो नाम मात्र रूप से शिवाजी के कमजोर वंशजों के अधीन थे। तो ये जो है वंशानुगत नहीं रहा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, मध्यकालीन भारत में सर्राफ का मुख्य कार्य क्या है? तो जैसा कि जो है यहाँ पे देखा जाए तो अरबी शब्द का एक संकेत है सर्राफ शब्द जो है, और मुगल भारत में सर्राफों का मुख्य कार्य जो है परीक्षण करना और पैसे बदलना था, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक छोटी सी आड़त राशि के लिए सिक्कों के वजन एवं मूल्य का आकलन करके पैसे का परीक्षण और परिवर्तन करना जो है सर्राफ कहलाता था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, छऊ नृत्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है इसकी उत्पत्ति भगवान शिव को श्रद्धांजलि के रूप में हुई थी। दूसरा कथन है यह युद्ध विद्या तकनीकों से प्रेरित है और केवल पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा कथन है ढोल और शहनाई आमतौर पर छऊ नृत्य में प्रयुक्त होने वाली संगीत वाद्य यंत्र है। तो प्रयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 84 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है सभी तीनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है इसने वर्ष 1636 में निजाम शाही राजवंश समाप्त कर दिया, और दूसरा कथन है ये जो है नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे। तीसरा कथन है ये कला और संगीत के महान संरक्षक थे और इन्होंने अपने दरबार में कई संगीतकारों को प्रोत्साहन दिया। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो 85 में हम लोग देखें तो 85 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, और यहाँ पे जो है दूसरा कथन देखा जाए तो दूसरा भी सही है, जबकि यहाँ पे तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि ये कला और संगीत के महान संरक्षक थे और इन्होंने अपने दरबार में कई संगीतकारों को प्रोत्साहन दिया। ये कथन अकबर के बारे में तो सही है, लेकिन औरंगजेब के बारे में गलत है, क्योंकि औरंगजेब की जितनी जो नीतियाँ थी, जिसमें कला और संगीत की भी नीतियाँ थी, उनको जो है इसने पलट दिया था और संगीत को 1668 में अवैध घोषित कर दिया था। और इसके अलावा मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को गाने, संगीत, वाद्य यंत्र बजाने या नृत्य करने से मना कर दिया था। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो केवल 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से बीजापुर राज्य का संस्थापक कौन था? तो 86 में देखा जाए तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में बीजापुर पर इस्लामी आदिलशाही सुल्तानों का शासन था, और दक्षिण भारत के पश्चिमी दक्कन के पठार जो आपका कर्नाटका राज्य कहलाता है वहाँ पर स्थित था, और यह 1518 तक बहमनी सल्तनत का एक प्रांत था। तो यहाँ पे जो है यूसुफ आदिल शाह का शासन था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कला की अमरावती शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मूर्तियां मुख्य रूप से बुद्ध की जीवन कहानियों और जातक कथाओं को दर्शाती हैं। दूसरा कथन है यह भारतीय और ग्रीको रोमन संस्कृतियों का एक आदर्श मिश्रण है, और तीसरा कथन है अजंता चित्रकला को अमरावती शैली का विस्तार कहा जाता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? 87 में देखते हैं तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए दूसरा कथन इसलिए यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है क्योंकि यह भारतीय और ग्रीको रोमन संस्कृतियों का एक आदर्श मिश्रण के लिए बोला गया है, जबकि ये जो है इन चीज़ों का मिश्रण नहीं है, और यह जो है अमरावती की एक शैली है जिसका विकास स्थानिक रूप से हुआ, और यह मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, और इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया तथा बुद्ध एवं जातक कथाओं के जीवन को दर्शाने वाली कथा जो है कथात्मक मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। और इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे जो है सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, प्राचीन भारत के संदर्भ में
करण, अधिकरण और धर्मासन का उल्लेख मिलता है। तो 88 का सही जवाब है न्यायिक न्यायालय के रूप में मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये गुप्त काल के दौरान जो है कई कानूनी संहिताएं और जो है ग्रंथ संकलित किए गए और धर्मशास्त्रों में कानूनी मामलों का विस्तार किया गया, जिनका वर्णन गुप्त काल में मिलता है। इसी के दौरान जो है करण, अधिकरण, धर्मासन आदि अलग अलग न्यायालय थी और दांडिक और दीवानी मामले स्पष्ट रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नाट्य है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो भवई नृत्य का संबंध किससे है? तो यहाँ पे भवई नृत्य का जो है तो गुजरात में भवई पहला गलत, और अंकिया नाट भवोना ये जो है कहाँ का नृत्य है? ये जो है असम का है, ये सही है। और भान पथेर ये जो है कश्मीर का है, ये भी गलत है। और करियाला जो है हिमाचल का है, ये सही है। तो कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? तो 2 युग्म सही सम्मिलित है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। प्रोजेक्ट एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह कथन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय के सहयोग से विकसित भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। दूसरा कथन है, इसका फोकस बोडो, डोंगरी और संथाली पर होगा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 90 में देखा जाए दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब होगा। तो यहाँ पे जो है गोंडी, मुंडारी और जो है इदू मिश्री पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ना कि जो है बोडो, डोंगरी और संथाली पर, इसलिए गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इन्होंने वर्ष 1888 में बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन का गठन किया। दूसरा कथन है, इन्होंने एक पत्रिका तहजीब अल अखलाक यानी समाज सुधारक शुरू किया, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच सुधारों को बढ़ावा देना और आधुनिक विषयों के संदर्भ में जागरूकता का प्रसार करना था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो 91 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। वर्ष 1902 में निम्नलिखित में से किसमें सुधार के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया गया या स्थापना की गई? तो यहाँ पे देखा जाए तो 92 में हम लोग क्या पाते हैं? तो यहाँ पे जो है पुलिस सुधार के लिए जो है फ्रेजर आयोग का गठन किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। वर्ष 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह अधिनियम सेडिशन कमीशन की सिफारिशों पर आधारित था। दूसरा कथन है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन इस अधिनियम के जो है संपाती हुए थे। तीसरा कथन है, इसके प्रति उत्तर में मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय प्रशासक की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 93 के संदर्भ में बात की जाए तो 93 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, जबकि जो है दूसरा कथन यहाँ पे जो है गलत हो जाता है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि भारत में जो है साइमन कमीशन वर्ष 1928 में आया। 1928 में आया तो इसमें जो है इस अधिनियम के तहत जो है साइमन कमीशन के आगमन का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पहला तीसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। दीपावली उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश सरकार का इरादा निकट भविष्य में भारत को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने में मदद करना था। दूसरा कथन है, इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन ने की थी। तीसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस उद्घोषणा के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के लिए एक आंदोलन की घोषणा की। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 94 में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए 94 में हम लोग ये देखते हैं कि एक तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है कि दीपावली उद्घोषणा की घोषणा जो है लॉर्ड इरविन ने की थी, और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ उनका प्रकाशन का स्थान है। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र की स्थापना जो है लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, तो ये सही है। वंदे मातरम का जो है शुरुआत मैडम बीकाजी कामा ने पेरिस में की थी, ये भी सही है। तलवार का प्रकाशन जो है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में किया था, ये जो है गलत है। अगला है फ्री हिंदुस्तान का जो है फ्री हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान का प्रकाशन जो है वैंकूवर में, ये भी जो है वैंकूवर में तारकनाथ ने, ये भी गलत है। गदर का जो है स्थापना जो है गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित किया गया था, ये भी सही है। तो सही कितने युग्म है ये बताना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नहीं माफ़ कीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पहला, दूसरा और पांचवा जो है यहाँ पे सही है, तीसरा चौथा यहाँ पे मिलान गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और मदन की तलवार तथा पेरिस से भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन वंदे मातरम जैसी साहित्यिक कृतियों की रचना की। वह जर्मनी के स्टटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लेने के दौरान विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति के रूप में उभरी। उन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज कहा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की चर्चा उपर्युक्त परिच्छेद में की गई है? तो यहाँ पे जो है 96 में देखा जाए तो यह उल्लेख जो है मैडम बीकाजी कामा के संदर्भ में कहा जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है ब्रिटिश सेना ने नस्ल के आधार पर जो है HMIS तलवार के जो है कार्मिकों में भेदभाव किया। दूसरा कथन है अधिकारियों को अनुचित जीवन और जो है कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिन्हें सहन करना उनके लिए मुश्किल था। तीसरा कथन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित INA परीक्षणों के सिलसिले में सभी राजनीतिक परिस्थितियों की जो है परिस्थितियों को हिरासत में लिया गया। तो उपयुक्त में से कितने RIN विद्रोह के सही कारण थे? तो यहाँ पे देखा जाए 97 का, तो यहाँ पे सभी तीनों कथन इस संदर्भ में सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। पॉलीगर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पॉलीगर को सैन्य प्रमुखों के रूप में जो है नियुक्त किया गया और इन्हें इनकी सैन्य सीमाओं के बदले भूमि दी गई। दूसरा कथन है विद्रोह उड़ीसा के उत्तरी सरकार क्षेत्र में व्यापक रूप से फैला था। तीसरा कथन है जो है कट्टा बोम्मन नायक का संबंध इस विद्रोह से था। उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 98 का देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है, लेकिन जो है दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। आक्रामक विदेशज प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है GISP IUCN सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंसेज इंटरनेशनल और अन्य के बीच एक गैर लाभकारी संघ है। दूसरा कथन है जैव विविधता पर अभिसमय आक्रामक विदेशज प्रजातियों को परिभाषित करता है। हालांकि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत IAS को परिभाषित नहीं किया गया है। तीसरा कथन है इपोमिया टिलोबा एक आक्रामक पादप प्रजाति है जो कई फसलों की उपज को प्रभावित करती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 99 में देखा जाए तो एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है और एक जो है तीसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 और दृष्टि IAS के सारे टेस्ट पेपरों का आज अंतिम क्वेश्चन है। 25 नंबर के टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन। प्रायः जन समाचारों में रहने वाला पद जो है फाउंड्री मॉडल निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो यह जो है सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण हेतु व्यवसाय मॉडल को संदर्भित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही दृष्टि IAS के सारे टेस्ट पेपर यानी 25 नंबर के टेस्ट पेपर का आज यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।